नमस्कार दोस्तों। जो अपन ने अगस्त तंत्र के जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे उसके जो क्वेश्चन सॉल्विंग वाली सीरीज है उसको अपन यहाँ पर कंटिन्यू करने वाले। तो अपन आज 2023 का पेपर सॉल्व करने वाले। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है, विष गति को समझाए। तो विष की गति कैसे होती है, देखो इसके आंसर में अपन ऐसा लिख सकते हैं। पहले एक श्लोक लिख देंगे, चरक चिकित्सा स्थान का है 17वां श्लोक। जांगम स्याद अधोभागान ऊर्ध्वभागम तु मूलजम। तो मतलब जो जांगम विष है वो शरीर में जाने पर वो उसकी गति ऊपर की ओर होती है। मतलब कि अपन ऐसे समझ सकते हैं, जो मतलब कि समझने के हिसाब से जो एनिमल्स होते हैं उनकी ग्रोथ ऊपर ही होती है, मतलब उनकी हाइट ही बढ़ती है, ऊपर की ओर इनकी गति होती है। तो जांगम विष की गति ऊपर की ओर होती है और मूलजम या फिर स्थावर विष को खा लेने से या फिर किसी को खिला देने से उसकी गति नीचे की ओर होती है। मतलब कि अपन इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इसकी जो रूट्स है वो भी ग्रो होती है, तो रूट्स तो नीचे की ओर ग्रो होगी, तो जो स्थावर विष है उनकी गति नीचे की ओर होती है शरीर में जाने के बाद। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है, सम्मन को परिभाषित करें। तो ये व्यवहार आयुर्वेद का क्वेश्चन है। सम्मन क्या होता है, देखो सम्यन या फिर इसको क्या बोलते हैं, समन न्यायालय द्वारा भेजा गया आज्ञा पत्र होता है। मतलब कि जो आदेश जो न्यायालय भेजता है, जो कोर्ट जो आदेश भेजता है पर्टिकुलर इंसान को, वो है आज्ञा पत्र, जिसको अपन सम्मन कहते हैं, जिसकी पालना अनिवार्य है। मतलब कि उसको पालन करना पड़ेगा, जो ऑर्डर्स है, जो जुडिशरी ऑर्डर्स है उसको पालन करना आवश्यक है। निश्चित तिथि एवं समय का साक्ष्य संबंधित दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना चिकित्सा अधिकारी के लिए आवश्यक है। तो जो वो तिथि बताएंगे, जो वो समय बताएंगे, जो तारीख बताएंगे, वहाँ पर चिकित्सा अधिकारी को वहाँ पर उपस्थित रहना अनिवार्य है ना। तो यह आदेश कोर्ट द्वारा दिया जाएगा कि आपको इस तारीख को आना है चिकित्सा अधिकारी को, तो उसको चिकित्सा अधिकारी को वहाँ पर उपलब्ध रहना पड़ेगा। उपस्थिति नहीं होने पर न्यायालय द्वारा दंड की चेतना एवं बिना किसी उचित कारण के अनुपस्थिति रहने पर न्यायालय दंड देता है ना। तो अगर वो उपस्थित नहीं रहा, मे बी पॉसिबल, तो मतलब कि कोई वैलिड रीज़न होना चाहिए। अगर वैलिड रीज़न नहीं है तो उसको दंड मिलेगा उसका, मतलब मे बी पॉसिबल कोई फाइन या फिर कोई सज़ा उसको मिल सकती है। तो ये क्या है, एक आज्ञा पत्र जो कि न्यायालय द्वारा चिकित्सा अधिकारी को दिया जाएगा कि आपको इस डेट को यहाँ पर उपलब्ध रहना है। इसके बाद में वैद्य के प्रकार बताइए। तो टाइप्स ऑफ वैद्य इसको अपन बोल सकते हैं। तो चरक जी ने वैद्य के 3 प्रकार बताए, वो कौन से है, छद्मचर, सिद्ध साधित और जीविताभिषक, है ना। तो ये 3 इनने वैद्य के प्रकार बताए। छद्मचर मतलब कि जो छल कपट करने वाले जो वैद्य है, मतलब कि इनको पूरा ज्ञान नहीं है फिर भी ये चिकित्सा कर रहे हैं। तो वैद्य के समान स्वयं को प्रदर्शित करने वाले, ये प्रदर्शित कर रहे हैं वैद्य के समान, लेकिन ये प्रॉपर वैद्य है नहीं। वैद्य के समान योग्य पात्र, दैट इज अलमारी, बोतल, भेषज, पेटी, ये सब अपने पास रखने वाले, औषध, ये सब कुछ मतलब अपने पास रखेंगे दिखावा करने के लिए, लेकिन ये चिकित्सा नहीं किंतु चिकित्सक के रूप में बहुरूपी होते हैं। तो ये बहुरूपी है बेसिकली, ये चिकित्सक तो नहीं है लेकिन ये दिखावा कर रहे हैं। छद्मचर। सिद्ध साधित जो कोई श्रीमान, यशस्वी, भद्र, ज्ञानी, सिद्ध पुरुष के बहाने स्वयं को भी यशस्वी, भद्र, ज्ञानी, सिद्ध न होने पर भी प्रचलित कर देते। मतलब कि वो अपना एडवर्टाइजमेंट ऐसे करते हैं कि हम मतलब कि बहुत अच्छे चिकित्सक है, लेकिन वो है नहीं। वो उनने किसी के पास जाकर बस ऐसे ही थोड़ा बहुत सीख लिया है और ज़्यादा इनका एडवर्टाइजमेंट पे है कि हम बहुत अच्छे ज्ञानी हैं, बहुत ये है। तो ये सिद्ध साधित मतलब कि जो सिद्ध लोग हैं उनके पास जाकर इनने थोड़ा बहुत सीख लिया और अपना खोल के यहाँ पर मतलब कि अपनी चिकित्सा करने लगे। तो ये ऐसे लोग हैं। इसके बाद में जीविताभिसर, तो जो विद्वान वैद्य है, जो अपने शस्त्र कर्म या फिर कार्य में सिद्ध है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, दृष्ट कर्मा है, तो ये प्रॉपर वैद्य है जो अध्ययन करते हैं, है ना। तो ये जो जीवाभिसर जो वैद्य है ये प्रॉपर वैद्य है, ठीक है। इसके बाद में कंडक्ट मनी क्या है। कंडक्ट मनी दीवानी न्यायालय के बुलाए जाने पर
चिकित्सा अधिकारी को यात्रा खर्चा देना। तो अगर चिकित्सा अधिकारी को अगर जो न्यायालय है, जो कोर्ट है, वो बुला रहा है तो उसका जो खर्चा पानी है, जो उसे न्यायालय जो खर्चा देगा उसको अपन कंडक्ट मनी कहेंगे। और यह राशि उसे समन की तालीम के समय ही देने का नियम है ना। तो जब वहाँ पर वो सुनवाई करेगा या फिर जब बोलेगा तब उसको, मतलब कि जब उसको बुलाया जाएगा, जब समन क्या होता है अपन ने देख लिया कि जब उसके यहाँ पर पत्र जा रहा है कि आपको इस तारीख को जाना है, तो उसी के साथ अपन को वो अमाउंट देना है उसको। ऐसा नहीं होने पर समन की अवहेलना करी जा सकती है। यदि राशि कम हो तो यह साक्षी देने से पूर्व उचित धन राशि की मांग कर सकता है ना। तो गवाही देने के पहले वो उचित धनराशि की मांग कर सकता है, उसकी भाई मुझे अमाउंट कम मिला है तो उसको उचित धनराशि यहाँ पर मिल जाएगी। इसके बाद में स्थावर विष के अधिष्ठान बताइए। तो स्थावर विष के अधिष्ठान बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। मूलम पत्रम फलम पुष्पम त्वक क्षीरसार एवच निर्यासो धातवश्च कंदश्च दशम स्मृतम। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका श्लोक याद रहना चाहिए। इसके बाद में डिफाइन प्रोफेशनल नेग्लिजेंस। प्रोफेशनल नेग्लिजेंस किसको बोलते हैं? देखो, डॉक्टर जब अपने रोगी की चिकित्सा में लापरवाही करता है तो ये डॉक्टर की गलती है कि वो लापरवाही कर रहा है जानकर या फिर जानबूझकर। मे भी पॉसिबल कोई वो पर्सनली दुश्मनी निकाल रहा है तो जानकर, और अगर उसका कुछ नेग्लिजेंस हो गया, कुछ बिना जानबूझकर, मतलब कि ना जाने अनजाने में कोई गलती कर दी उसने उसकी चिकित्सा करने में, तो ये भी डॉक्टर की ही गलती है, जिसके कारण रोगी को नुकसान हो सकता है, मृत्यु भी हो सकती है। इसके लिए डॉक्टर ही जिम्मेदार है ना। तो इसके लिए डॉक्टर ही जिम्मेदार है। रोगी को कोई परेशानी हो रही, मे भी पॉसिबल उसकी डेथ भी हो सकती है, तो उसके लिए बस डॉक्टर ही जिम्मेदार है। इसी को अपन प्रोफेशनल नेग्लिजेंस कहते हैं। इस लापरवाही के लिए विरुद्ध न्यायालय में उसको मुकदमा, मतलब कि जो रोगी है वो उसके प्रति मुकदमा चला सकता है कि भाई इसने हमारी चिकित्सा ढंग से नहीं की, इसने लापरवाही बरती है डॉक्टर ने। तो इसके दो भाग किए जा सकते हैं, एक सिविल नेग्लिजेंस और एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस। बस आपको 2 नंबर में इतना ही याद रखना है। इसके बाद में डिफाइंड डाइंग डिक्लेरेशन। मृत्युकालीन अभिकथन लिखना है इसमें अपन को। तो डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है? देखो, डाइंग डिक्लेरेशन इज अ लीगल कंसेप्ट रिफर टू इफेक्ट दैट द स्टेटमेंट विच मेड बाय डाइंग पर्सन एक्सप्लेनिंग द सर्कमस्टांसेस ऑफ हिज डेथ। तो जो पर्सन जो मर रहा है, अगर वो कोई स्टेटमेंट दे रहा है उसके डेथ के रिगार्डिंग, तो वो उसको नोट किया जाएगा। और वो कौन कौन नोट करेगा? देखो, द डायरी डिक्लेरेशन कैन बी रिकॉर्डेड बाय नॉर्मल पर्सन, डॉक्टर, पुलिस ऑफिसर एंड बाय द मजिस्ट्रेट, है ना। तो ये पर्सन इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, नॉर्मल पर्सन, डॉक्टर, पुलिस ऑफिसर और मजिस्ट्रेट। इट मस्ट रिलेवेंट, जो सेकंड पॉइंट है देखो, इट मस्ट रिलेवेंट आइदर टू कॉज ऑफ डेथ और एनी अदर सर्कमस्टेंसेस ट्रांसलेट विद रिजल्ट ऑफ इन डेथ, है ना। तो ये कैसे जो स्टेटमेंट है वो उसके डेथ रिलेटेड हो सकता है, कोई और सर्कमस्टांसेस से रिलेटेड हो सकता है ना। तो ये नोट करना चाहिए। इसके बाद में प्रलाप। डिलीरियम इज अ सीरियस चेंज इन मेंटल एबिलिटी, इट रिजल्ट्स इन कन्फ्यूजन। डिलीरियम क्या होता है? प्रलाप। तो ये क्या है? बेसिकली ये मेंटल डिसऑर्डर टाइप का है। तो इसमें क्या हो जाएगा? सीरियस मेंटल एबिलिटी का लॉस हो जाएगा, चेंज इन मेंटल एबिलिटी, तो जो उसकी मानसिक क्षमता है उसमें लॉस हो जाएगा। इट रिजल्ट इन कंफ्यूजन थिंकिंग एंड लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ समवन सराउंडिंग। तो अपने जो सराउंडिंग का ज्ञान भी नहीं कर पाएगा, उसके पास जो मैसेजेस जा रहे हैं उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? ट्रबल इन फोकसिंग ऑन टॉपिक एंड टॉपिकल चेंजेस। तो फोकस करने में उसको दिक्कत हो रही है, वो ध्यान नहीं लगा पा रहा है, किसी को अच्छे से सुन नहीं पा रहा है ना। तो ये फोकस, मतलब कि समझ नहीं पा रहा है वो चीज़ों को। गेटिंग स्टक ऑन आइडिया रेदर देन रिस्पॉन्डिंग टू क्वेश्चन। तो अपन उसको कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो एक आइडिया के बारे में सोच रहा है, एक विचार के बारे में, पर अपनी अंदर विचार कर रहा है। वो किसी क्वेश्चन का अपन वो जवाब नहीं दे रहा है, अपन कोई उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है। बीइंग इजीली डिस्ट्रैक्टेड, बहुत आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। कोई साउंड आ गया तो, मतलब मान लो अपन दोनों बात कर रहे हैं, कोई डिलीरियम से ग्रसित पर्सन है तो वो साउंड से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, कोई और कोई चीज़ कर रहा है तो उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहेगा। इसके बाद में वृश्चिक विष के प्रकार एवं व संख्या लिखे। तो वृश्चिक विष जो क्या बोल सकते हैं उसको, जो वो होता है बिच्छू, उससे रिलेटेड है ये। तो वृश्चिक विष के भेद देखो क्या बताया है। मंद विष वाले वृश्चिक
जो 3 भेद बताए इसके, मंद विष वाले, मध्य विष वाले और महाविष वाले। तो मंद विष वाले की संख्या कितनी है? 12, मध्य विष वाले की 3 और महाविष वाले 15। तो इनकी प्रकार और संख्या ही पूछे थे, तो ये अपन को लिखना है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, मंद विष वाले 12, मध्य विष वाले 3 और महाविष वाले 15। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश एल्विस, BAL को अपन को लिखना है। तो BAL अपन चिकित्सा में यूज़ करते हैं, ब्रिटिश एंटी लेवेस या फिर इसको डाइमर कार्पोल भी कहते हैं, ठीक है, या संखिया। यह संखिया पारद, स्वर्ण, ताम्र आदि धातुओं को विषाक्तता में अपन को इसको यूज़ करना है। काय में देखो, संखिया, पारद, स्वर्ण, इन सब की विषाक्तता में अपन को इसको यूज़ करना है। 2.5 मिलीग्राम पर kg इंट्रामस्कुलर देना है इसको अपन को प्रत्येक 4 घंटे में, प्रथम 2 दिन बाद में अपन को देना है इसके, है ना। तो प्रत्येक मतलब कि 4 घंटे के इंटरवल पे अपन को इसको देना है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन में, ठीक है। इसके बाद अपन चलते हैं जनवरी 2024 के पेपर में, मतलब कि जो रिसेंट वाला पेपर है उसमें क्या क्या क्वेश्चंस आए। देखो इसमें बहुत सारे जो क्वेश्चंस है, देखो चतुर्विशति उपक्रम की विस्तार से बताने को, लेकिन अपन को 2 नंबर में लिखना था, तो अपन को 24 उपक्रम लिख देना है। तो इसका श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, मंत्र अरिष्टो कीर्तिना निष्पीड़न चतुष्टाग्नि परिषेका अवगाह रक्त मोक्षण वमन विरेको अवधानानि हृदय आवरण अंजन नस धूमलेय औषध प्रशमनानि प्रतिसारणम प्रतिविशन संज्ञा संस्थापनम लेपः ब्रज संजीवमेव च विशरेति चतुर्विधम स्योर क्रमा यत्र योग्य श्रृणु यथातना। तो ये अपन को 24 उपक्रम यहाँ पर लिख देने हैं। श्लोक याद कर लेंगे, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद में वर्तमान परिदृश्य में अगत तंत्र का दायरा क्या है। तो अपन मॉडर्न एरा में अपन को अगत तंत्र कैसे काम आएगा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के युग में नए नए विष का आविष्कार हो रहा है, रचनात्मक एवं धात्वात्मक दोनों ही प्रकार के कर्मों का उसका व्यापक रूप में प्रयोग बढ़ रहा है। तो अपन देख रहे हैं कि बहुत सारे नए नए विष आ रहे हैं, तो अपन को उसमें यहाँ पर रिसर्च एरिया को यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि जो रचनात्मक मतलब कि उसका कंपोजिशन कैसा है, उसका केमिकल कंपोजिशन कैसा है, इसको अपन को जानकर अपन इसकी चिकित्सा में अपन इसको लाभ ले सकते हैं इसका, है ना। तो चिकित्सा कैसे करेंगे उसके अकॉर्डिंगली अपन इसमें देख सकते हैं। औषधिया, सौंदर्य साधारण कीटनाशक, घर की सफाई के उपयोग में आने वाले रसायन तथा उद्वेगों के में व्यापक रूप से इसकी उपयोगिता की जाएगी। तो जो क्लीनिंग एजेंट्स है, जो घर में अपन सफाई कर रहे हैं, कीटनाशक जो अपन खेतों वगैरह में यूज़ कर रहे हैं, सौंदर्य प्रसाधन, इन सब में भी अपन इनका यूज़ कर रहे हैं। तो ठीक है, इसकी नई नई समस्याएं खड़ी हो रही है, प्राणियों में अनेक प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहे हैं। तो ये जो इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स है इसको भी अपन इसमें पढ़ेंगे कि जो अपन घर में जो अपन साफ़ सफाई वाले जो एजेंट्स यूज़ कर रहे हैं या फिर जो अपन फर्टिलाइज़र्स ये सब यूज़ कर रहे हैं खेतों में, तो इसके भी प्राणियों में दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं। तो इसकी अपन क्या अल्टरनेटिव लाए, ये सब अपन यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये अपन इसका यहाँ पर इम्पोर्टेंस बता रहे हैं। इसके बाद में दूषी विष के बारे में विस्तार से वर्णन लिखिए। तो दूषी विष क्या होता है? स्थावर, जांगम अथवा कृत्रिम विष का ये एक अंश जो पूर्ण रूप से शरीर में से बाहर नहीं निकला है, मतलब कि ये कुछ अंश एक रह गया है अपने शरीर में, किंतु पचकर अथवा विषैले औषधियों के प्रभाव से जो ये है ये पुअर पोटेंसी होकर शरीर में ही पड़ा रहता है ना। तो ये क्या हो गया है, एक छोटा सा अंश इसका अपने शरीर में रह गया, ये बहुत देर तक के अपने शरीर में एकोमोडेट होते गया। दूषी विष क्या है, बेसिकली एक छोटा सा अंश है जो कि स्थावर, जांगम, कृत्रिम विष किसी का भी अपने शरीर में एकोमोडेट हो गया और वो बहुत समय तक के अपने शरीर में ही पड़ा रहा। तो वो धीरे धीरे दूषित होकर, मतलब कि अपन ने पढ़े थे ना कि विष को बढ़ाने वाले कौन कौन से, वो है काल, मतलब कि दोष, काल, ये सब, तो उनके कारण ये धीरे धीरे करके अकोमोडेट हो गया, बढ़ते रहा। और फिर देखो जो पुराना पड़ गया है, जो
जो अग्नि से, वायु से अथवा धूप से जलकर सूखकर हतवीर, मतलब कि उसका वीर्य तो कम है, पोटेंसी उसकी बहुत कम है, क्योंकि मे बी पॉसिबल अग्नि है, वायु है, इनके कारण उसकी पोटेंसी तो कम हो गई, लेकिन वो फिर भी पड़ा है अपने शरीर में, धीरे धीरे अकोमोडेट होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। फिर एक साथ में वो जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो सिम्टम्स दिखाने चालू करेगा। अथवा जो जन्म से ही अपने स्वाभाविक गुण से युक्त नहीं, ऐसे दूषित विष कहेंगे, मतलब कि बहुत लो पोटेंसी है जन्म से ही, उसमें कुछ ज़्यादा कुछ गुण नहीं है, लेकिन वो अपने शरीर में पड़ा है और अकोमोडेट होते जा रहे हैं। देखो उसको क्या क्या बढ़ा सकते हैं, जैसे कि शीत, अनिल अर्थात वायु, है ना, और क्लाउडी डे दैट इज दुर्दिन, ये सब इसके कारण हैं जो कि इसको बढ़ा सकते हैं। कोल्डनेस, विंड और क्लाउडी डे, इनमें ये दूषित विष प्रभावी हो जाता है और इसका सिम्टम्स दिखाने लगेगा ये। आदर्श आत्मघात और मन आव नाशक जहर, मतलब कि यहाँ पर ये बेसिकली सुसाइडल और होमोसाइडल की बात कर रहे हैं, है ना। तो मन से जो करेंगे वो क्या है, सुसाइड, और आदर्श जो है वो होमोसाइडल। तो सुसाइडल और होमोसाइडल के बीच में अपन को डिफरेंस लिखना था इसमें बेसिकली। तो नेचर ऑफ वॉन्ड इसमें कैसा रहेगा, सुसाइडल में यूजुअली इंसाइज्ड और स्क्रैप्ड, होमोसाइडल में यूजुअली क्रॉप्ड वाउंड एंड लेसरेशन एंड स्क्रैप। ठीक है, नंबर ऑफ वॉन्ड्स की क्या रहेंगे यहाँ पर, सुसाइडल में मल्टीपल रहेंगे और होमोसाइडल में भी मल्टीपल रहेंगे। टारगेट एरिया एक्सेसिबल पार्ट रहेगा सुसाइडल में, और होमोसाइडल में जोर जबरदस्ती होगी तो वहाँ पर नॉट फिक्स्ड, मतलब कि वहाँ पर खरोच वरोच के भी निशान दिखेंगे और वहाँ पर कोई फिक्स्ड एरिया अपन को देखने को नहीं मिलेगा। वाउंड ग्रुपिंग यहाँ पर अरेंज्ड है और यहाँ पर इरेगुलर क्यों, बिकॉज वो अपना बचाव भी करेगा जो होमोसाइडल में रहेगा, है ना। डायरेक्शन इन राइट हैंड पर्सन्स फॉर इट टू राइट एंड फॉर अबाउट द डाउनवर्ड, और यहाँ पर जो है होमोसाइडल में ये दोनों एनी डायरेक्शन में हो सकता है, क्योंकि है ना वो जोर जबरदस्ती से हो रहा है कि तो कोई भी डायरेक्शन में हो। मोस्टली सुपरफिशियल, यहाँ पर सीवियरिटी जो बता रहे हैं यहाँ पर मोस्टली सुपरफिशियल बता रहे हैं सुसाइडल में, और होमोसाइडल में मोस्टली सीवियर एंड एक्सटेंसिव, है ना। तो बहुत ज़्यादा जोर जबरदस्ती होगी तो वो बहुत डीप घाव लगेगा उसमें, और जो सुसाइडल में है वो मोस्टली सुपेरियर, है ना। हेजिटेशन मार्क जो है यूजुअली प्रेजेंट रहेंगे सुसाइडल में, और हेजिटेशन मार्क होमोसाइडल में एब्सेंट रहेंगे। इसके बाद में सीरा जट दैट इज लेड पॉइजनिंग के बारे में इसकी चिकित्सा लिखनी है अपन को, सीसा जहर में, है ना। तो सीसा जहर में लेड पॉइजनिंग की चिकित्सा लिखनी है। तो इमेसिस डेट इज अपन उल्टी कराएंगे, उसमें गैस्ट्रिक लेवास कराएंगे, इनिशिएटेड विद मैग्नीशियम सल्फेट और सोडियम सल्फेट 1%। ठीक है, फिर उसके साथ साथ डेम्यूसेंट BAL और कैल्शियम डेस्मोडियम वर्सिनेट का यूज़ करेंगे अपन इसमें। इसके बाद में मृत्यु के तरीके, मृत्यु किस किस तरीके से हो सकती है, प्राकृत हो सकती है, दुर्घटना से हो सकती है, आत्महत्या या फिर हत्या, सुसाइडल, होमोसाइडल, है ना, ये जो अपन पढ़ते हैं प्राकृत या फिर दुर्घटना के कारण। आयु का अनुमान लिखिए, तो आयु का अनुमान अपन को इसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है, अगस्त के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बेसिकली जो मॉडर्न एरा है अपन इसके हिसाब से पहले आपको बता देता हूँ। द मोस्ट पॉपुलर टेस्ट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एज इज ऑसिफिकेशन टेस्ट, मतलब कि कितना ऑसिफाई हुआ है अपनी कौन कौन सी जो बोन है, कि सबसे पहले अपन को पता है कार्टिलेजिनियस बोन्स रहती है अपने में, उसके बाद में उसका ऑसिफिकेशन होकर कैल्शियम का डिपोजिशन धीरे धीरे होने लगता है, उसके बाद में पूरी ऑसिफाई हो जाती है वो बोन। तो इसके बेसिस पे अपन एज का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। इंस्टेंट ऑफ ossification, that is calcification and union of epistaxis, rounded end of long bone in the bone, particularly long bones such as radia and ulna, humor, tibia, femur and fibula are the help in estimating age, है ना। तो ये जो बोन्स है ये हेल्प करेगी एज को एस्टिमेट करने के लिए। आयु अनुमान का व्यापक रूप में फोरेंसिक विज्ञान, है ना, और दंत चिकित्सा श्रेष्ठ में उपयोग किया गया है ना। तो इनमें अपन को आयु का बहुत इंपॉर्टेंस बताया गया है, काय में, फॉरेंसिक में और दंत चिकित्सा में। शारीरिक यौवन और कंकाल संकेतकों सहित सभी आयु अनुमान विधियों में से दंत आयु
अकाल अन्य विधियों की तुलना में अधिक लाभप्रद है ना। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे। जो 9th क्वेश्चन है, लूता विष और उसकी चिकित्सा लिखना है अपन को यहाँ पर। तो लूता विष जो मकड़ी के कारण जो विष होता है, मकड़ी के उसमें जो विष होता है, लूता विष की चिकित्सा में 10 उपक्रम बताए गए हैं। कौन कौन से है देखो, नस्य, अंजन, अभ्यंग, पान, धूम, अवपीड़न, कवलग्रह, तीव्र वमन, विरेचन, शिरावेदन और शिरावेदन द्वारा अपन को रक्त को निकालना है। सभी प्रकार के लूता विष में सामान्य चिकित्सा क्या कर सकते हैं इसमें, लिसोड़े की छाल और क्षीर पिप्पली का पान, अभ्यंग, यहाँ पर इनने अंजन आदि बताया है। काय का क्या, लसोड़े की छाल और क्षीर पिप्पलिया का पान, अभ्यंग, अंजन आदि बताया है। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है सर्पदंश के लक्षण। तो सर्पदंश के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं देखो, सविष दंश के लक्षण, दंश स्थान का शोथ दैट इज इडिमा अपन को देखने को मिलेगा, वेदना पेन होगा, यहाँ पर चुभने जैसी पीड़ा प्रिकिंग सेंसेशंस होंगे, स्वेलिंग आएगी, गार्ड बनेगी, इचिंग होगी, खुजली होगी, वहाँ पर बर्निंग सेंसेशन, तीव्र दाह होगा, यह वह किसी के जलता हुआ अंगार रखा दिखाई अपन को वहाँ पर ऐसे सेंसेशन आएंगे। निर्विष दंश के लक्षण व लक्षण अभाव में दंश को निर्विष समझना चाहिए, ठीक है। लेकिन अपन को यहाँ पर सर्पदंश के लिखने थे, तो ये सब यहाँ पर लक्षण आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद। इतना इसमें 2 पेपर अपन ने सॉल्व कर लिए।